Chale guys, how are you all today? I hope you all are doing fine. So here we are with our lecture number 3 of cost sheet. Now अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया है? अपना जो फर्स्ट टॉपिक था that was all about कि how is financial accounts different from cost accounts. We did all those things. फर्स्ट लेक्चर के ना अपना जो सेकेंड पार्ट था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. अभी यही टाइप्स ऑफ कॉस्ट मिलाकर हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर के ना कॉस्ट शीट बना दिया. कॉस्ट शीट का हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया. इंटरप्रिटेशन मतलब बेसिकली टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? कि स्टॉक कैसे वैल्यू होता है, रॉ मटेरियल, WIP इन फिनिश गुड्स, एंड लास्टली इन दिस केस एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट क्वांटिटी. तो हमारे पास टोटल वाला कॉलम होता है कॉस्ट शीट के अंदर, पर यूनिट वाला कॉलम भी होता है अपने पास. तो टोटल से पर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा. तो कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करने का? तो इन दैट केस वी ऑल हैव डिवाइडेड कॉस्ट शीट इनटू 3 पार्ट्स. Direct material, direct labor, direct expenses, factory overheads. All of them will get divided by quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP. ठीक है, तुम्हारी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक हर एक चीज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP से डिवाइड होगा. ठीक है, उसके बाद तुम्हारा WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाता है. उसके बाद तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है और फिर वो वाले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी आते हैं विच आर इनकर्ड फॉर the administration of the factory. और उसके बाद आ जाता है cost of production. So your second part of cost sheet is basically everything from your net factory cost to cost of production. वहां पे everything is dependent upon quantity produced of finished goods. उसके बाद फिर तुम्हारा finished goods stock adjust हो जाता है and then starts your last part of cost sheet. इस last part of cost sheet के अंदर everything from COGS till end is done. Everything from COGS till end is done. So everything from COGS till end will always be dependent upon quantity sold. ठीक है, ये हो गया वो चीज जो मैंने आपको सिखाया. ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट्स को करके रखा हुआ है. फाइनेंशियल अकाउंट्स आप लोग 11th स्टैंडर्ड से करते हो. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में शायद सेकेंड लेक्चर देखने के बाद एक डाउट आ रहेगा, सर जो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना करते हैं वो भी तो यही होता है. इट्स ओनली दैट इट इज देयर इन अ टी फॉर्म और आपने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर दिया. तो सर वो और ये सेम है क्या? सेम नहीं है, काफी फर्क है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट अभी विद दिस. ठीक है, नाउ बिफोर आई डू दिस एक छोटा सा चीज याद रखना. एक्चुअली वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, सॉरी. वो एक बड़ा सा चीज याद रखना. मैंने तुम लोगों को कॉस्ट शीट के अंदर 3 टाइप ऑफ एक्सपेंसेस सिखाई. 3 टाइप ऑफ ओवरहेड सिखाई. सॉरी, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग ब्ला ब्ला ब्ला. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, सेकेंड वाला. और उसके बाद थर्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठा एक के नीचे एक ही आते हैं. सो डजंट मैटर. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बाइफर्केशन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है. पहले फाइनेंशियल अकाउंट्स देखते हैं और फिर उसके बाद तुमको खुद ब खुद स्ट्राइक हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो दिस इज योर पार्ट 2, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स. कॉस्ट अकाउंट्स तो तुम लोग को आता है. तो जब भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बात करते थे, तब तुम लोग बेसिकली क्या बना लेते थे? यू यूज्ड टू बी मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. बस मैंने एग्जैक्टली वही वाला चीज अपने सामने रखा हुआ है. तो आज तक तुम लोग को किसी ने भी पढ़ाया, ओके, कोई भी टीचर ने पढ़ा रहेगा, वो लोग तुमको मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट एग्जैक्टली ऐसे ही बनवाते होंगे. ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं. इन दी बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. ठीक है, क्या क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओके, उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स. अभी एक चीज मैंने यहां पे एक कोई सिंबल बनाया, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ना वैसा कोई बाइफर्केशन नहीं है जो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर है. वी से कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स दैट एक्सक्लूड्स ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स. यहां पर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है. वी से दीज आर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके अंदर वो वाले फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ जाएंगे विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. ओके, एग्जाम्पल वो जो सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर, तो वो भी आ जाएगा इधर यार. उसके बाद डेप्रीसिएशन ऑफ CCTV कैमरास, तो वो भी आ जाएगा इधर. बेसिकली ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी स्टार्टिंग टू कम ओवर हियर. ठीक है, अच्छा
उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP विल बी कमिंग ओवर हियर। ओके, ये एक चीज है, ये इसका जो क्रॉस है तो वो इधर आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आता था। इस बैलेंसिंग फिगर को बहुत लोग बहुत नामों से मेरे ख्याल से तो वो जानते होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोल लो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बोल लो, या फिर आप लोग उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल लो। ठीक है, आप लोगों के टीचर ने जो भी नाम वो सिखाया होगा दैट्स ऑल करेक्ट ओनली। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट डू यू ट्रेड? ट्रेड मतलब सेल। व्हाट डू यू सेल? सर आई सेल फिनिश गुड्स ओनली यार। ओके, सो देयरफॉर वी स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर्स थी ऊपर से लेके वो नीचे आ जाएगी, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। क्रेडिट साइड पे सेल्स आ जाता है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाता है, और उसके बाद तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज कैरीड डाउन। ये जीपी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे दो एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मतलब जिसको हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब तुम्हारे ऑफिस के खर्चे, और उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद दो चीजें जो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आता, हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा। कौन सी दो चीजें? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इनकम्स। ये दोनों चीजें कॉस्टिंग के अंदर तो नहीं आता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो आएगा। सो फाइनेंशियल इनकम्स एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एंड दिस विल बी गिविंग यू नेट प्रॉफिट। ओके, अभी मेरे को क्या जानना है कि ना इज प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट सेम? क्या ये वाला प्रॉफिट तुम्हारी कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से कभी भी मैच होगा? आंसर इज नो। इफ आई आस्क यू सर क्यों मैच नहीं होगा, ओके, तो यू ऑल कैन रिप्लाई सर इधर फाइनेंशियल इनकम्स आता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आता है, सर वहां पर तो नहीं आता। चलो वो एक छोटा मोटा रीजन वो हो गया, वो करेक्ट है, लेकिन वो एक छोटा मोटा रीजन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और रीजंस तो हैं यार। अभी वो रीजंस तुम लोग को तब पता चलेंगे when I try to bring out exactly the same conclusions जो हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर निकाला, exactly the same reason। ठीक है, तो हम लोग बस वही वाला काम कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने कॉस्ट शीट के अंदर किया था। ठीक है, माइंड यू यहां पे जरा देखना, पूरा का पूरा कॉस्ट शीट तुम्हारे सामने ही है। क्या तुम लोगों ने किधर भी वो वाला हेड देखा? क्या इधर वो वाला हेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री? हम लोगों ने ऐसा कोई हेड नहीं देखा, क्योंकि वो वाला चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, यहां पे वो वाला कुछ अलग से हेड नहीं होता जो कॉस्टिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो वो वाला हेड इसी के अंदर आ गया। तो यहां पर एक सिंबल है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, वहां पर ये वाला जो सिंबल है वो नीचे भी है। यहां पर देखो मैंने एक नोट ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ है। डू नोट दैट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स देयर इज नो हेड लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब वही वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। इट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली। तो वहां पे कोई ऐसा अजीब गरीब मतलब लाइक यू नो वो यहां पर कोई ऐसा अलग से कोई हेड नहीं होता। इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ओनली। उसके वजह से काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अभी एक और चीज, अभी ये मेरे को कल बोलना था लेकिन मैंने जानबूझ के वो नहीं बोला, ताकि व्हेन आई से दैट ओवर हियर तुम लोग को ये वाली चीज जो है रिलेट होगी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, वेदर इट इज कॉस्ट अकाउंट्स और इट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, कल भी मैंने एक चीज वो बोला, कोई ऐसा सोच सकता था सर इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये वाला फंडा एक तो अप्लाई होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की वजह से, या रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या इंड AS 2 ऑल्सो। ओके, जिन लोग को इंड AS क्या होता है तो वो मालूम है। ठीक है, लेकिन याद रखना इंड AS या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली अप्लाई टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, दे डोंट अप्लाई टू कॉस्ट अकाउंट्स। तो कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। नाउ द फैक्ट, even under financial accounts raw material stock is always valued at cost only. It cannot be valued at market price, क्योंकि raw material हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीदते। तो दोनों केसेस के अंदर raw material stock is valued at cost. Even WIP stock under both the accounts, that is your cost accounts and financial accounts, is always valued at cost only. बेटा तूने आधा पेन बनाया, उसका मार्केट प्राइस में किधर से लेकर आऊं? वो आधा पेन थोड़ी बिक सकता है। ओके, हाँ, only for finished goods in financial accounts there is one option. It can be valued at cost or market price, whichever is lower. ठीक है, लेकिन याद रखना ये वाला चीज जो है ये किसने बोला है? ये बोला है फाइनेंशियल अकाउंट्स ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला है। ओके, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डू नॉट अप्लाई टू कॉस्टिंग सब्जेक्ट।
तो जब मैंने तुम लोग को कॉस्ट शीट सिखाया, तो फिनिश गुड स्टॉक हमेशा एक ही चीज तुम लोग को बोला, फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, सॉरी फिनिश गुड स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हम लोग ने सोच लिया था कि क्या क्या कॉस्ट वगैरह आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर फिनिश गुड स्टॉक के लिए ही सिर्फ एक ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन क्या होता है, फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये एक चीज याद रखना। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, नो। WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, नो। फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, नो। कॉस्ट का मतलब क्या, जैसे हम लोगों ने कल किया था, हम लोगों ने कॉस्ट शीट के अंदर क्या किया, रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट। सर WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग ब्ला ब्ला ब्ला। फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट कल किया था। कॉस्ट के अंदर 5 तरीके की कॉस्ट आए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग वो, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स व्हिच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन दिस केस नो, अभी मैं एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन तुम लोग को इसके लिए सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ये वाला चीज तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहिए। And this thing is crux of accounts also and costing also. Okay. इसके बाद you will be far more advanced than all of your professors who all have taught you till now. ठीक है, बराबर से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देख सबसे पहले आ गया इधर रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड इन रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। That will give you raw material consumed. चलो first thing first, एक काम अभी ही खत्म कर लेते हैं, that is what? Closing stock of raw material will get valued at cost. Cost का मतलब इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर बेटा कौन सा कॉस्ट लिखा हुआ है, परचेज कॉस्ट। So like cost accounts, even financial accounts is always valued, even under financial accounts raw material stock is always valued at what यार, it is valued at cost only, और cost का मतलब कौन सा cost होएगा, परचेज कॉस्ट। तो नेक्स्ट पेज पर आओ जरा, वहां पे पॉइंट नंबर 1 जैसे कॉस्टिंग के लिए कंप्लीट किया था, तो इसके लिए भी कंप्लीट कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट। इन केस ऑफ फिनिश गुड्स इट इज डन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आई हैव टोल्ड यू कॉस्ट मीन्स फॉर रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट विच कॉस्ट यार, परचेज कॉस्ट, ठीक है। यहां पे लिख के रखना परचेज कॉस्ट, ठीक है। चलो ये वाला काम हो गया। अभी पिछले पेज पे चलते हैं फिर से कॉस्ट शीट के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया, बराबर से सुनो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। लेकिन ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना फर्क है, आई गेस यू ऑल आर अवेयर नाउ। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP आएगा, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस थिंग यू ऑल ट्राई टू इमेजिन नाउ, अगर मैं इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा, स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो जरा सोचना मेरा स्टेटमेंट कैसे होगा जो मैंने अभी तक किया, ठीक है। दिस आई एम डूइंग ताकि आप लोगों को ना उसका मतलब पता चल जाए, बराबर से सुनो। देख, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्टिंग के अंदर भी वही आता है। एड डायरेक्ट वेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल्दो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स और वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना थोड़ा सा फर्क है, दैट यू ऑल रियलाइज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर मैं ये चारों का टोटल करूं, ये चारों का अगर मैंने टोटल किया, तो ये चारों का जो टोटल है इन दिस केस, एक सेकेंड, अगर मैं ये चारों का टोटल कर लेता हूं, इन चारों का टोटल विल बी नथिंग बट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो क्रेडिट साइड पे, अगर क्रेडिट साइड पे मतलब मैं लेस ही कर रहा हूं ना, तो तुम लोग को बेसिकली ये वाला टर्म मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। हम लोग यहां पे उसको सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट ही बोल देते हैं, ठीक है। अब बराबर से जरा सुनो, सेकंड चीज ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो क्रेडिट साइड पे है। अभी ध्यान से जरा सुनना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कोई बोलेगा सर ऊपर देख लो, बराबर है। अभी ऊपर मत देखो, ऊपर इधर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट, ये एक T फॉर्मेट है, ठीक है।
तो अगर ये टी फॉर्मेट है तो अब मैं तुम लोग को उल्टा वो बोलता हूं, तो उल्टा मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो बेटा, जो भी डेबिट साइड पे है दैट विल फ्लो ऑन द क्रेडिट साइड, नो। तो डेबिट साइड पे अब जरा देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो, देख लो अभी डेबिट साइड पे कितने टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। अभी अपने मन के अंदर नाम बोलना स्टार्ट करो। डायरेक्ट मटेरियल, आगे बोलो डायरेक्ट लेबर, आगे बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आगे बोलो फैक्ट्री ओवरहेड। सो WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर कौन से 4 खर्चे आ जाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट पेज पे जरा चलो। WIP स्टॉक के आगे लिख के रखना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। और याद रखना यही चीज हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर भी लिखा था, लेकिन फर्क है। फर्क क्या है? वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब अलग है। ओके, वहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो वाला चीज एक्सक्लूडिंग हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। सो देयरफॉर ये वाला चीज यहां पर इंक्लूडिंग हो जाता है। दैट यू ऑल आर वेल अवेयर नाउ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये वाला चीज। ठीक है, आगे चल पड़ते हैं। नाउ ध्यान से अभी जरा सुनो आगे। इन दिस केस नो, बराबर से ये सुनते रहना अभी जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूं। ये वाला काम तुम्हारा हो गया। जब तुम्हारा ये वाला काम हो जाता है, इसके बाद अब जरा सोचो, ये वाली फिगर इधर आई। ठीक है, अभी बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं ना सेकंड वाले कंक्लूजन्स भी स्टार्ट कर लेता हूं। देखो अभी एक चीज जरा सोचना, ठीक है, एक चीज जरा सोचना, बराबर से सुनना। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल दीज आर योर कॉस्ट। ऑल दीज आर योर कॉस्ट फॉर डूइंग व्हाट? ये वाले खर्चे करके तूने किया क्या? जैसे हम लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर लिखा था, सेम चीज अभी यहां पर भी लिख रहा हूं। उससे पहले एक चीज जरा सोचो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, उसके बाद आ गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो क्या आ गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये वाला टर्म बेटा नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही है, और ये वाला नेट फैक्ट्री कॉस्ट यहां से किधर चला जाएगा? तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ऑब्वियसली जो भी यहां पर गया, दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ, सब लोग मेरे को बोलो, दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP स्टॉक के ऊपर जो भी खर्चा किया था वो तो इधर अटक गया ना यार अपना। ओके, सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो कॉस्ट है दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट। अगर लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो, ऑब्वियसली दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ओनली। ओके, क्योंकि जो भी WIP के ऊपर खर्चा किया था वो तो हम लोगों ने यहां पर क्रेडिट साइड पर डाल दिया। क्रेडिट साइड मतलब ये हम लोगों ने लेस कर दिया। ओके, अब जरा सुनना, एवरीथिंग विल स्टार्ट टू मेक सेंस नाउ, एवरीथिंग विल गेट स्टार्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, सुनो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, या आप लोग उसको डायरेक्ट लेबर भी बोल सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, दीज आर ऑलवेज इनकर्ड, दीज आर ऑलवेज इनकर्ड फॉर विच थिंग्स? सर दीज आर ऑलवेज इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, एंड फॉर मेकिंग WIP. So direct material, direct labor, direct expenses and factory overheads are incurred for 2 things. Which 2 things बेटा? Quantity produced of finished goods plus WIP. ठीक है, तो मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं and I'm writing point number 2. Expenses, every expense is dependent upon which quantity? Direct material, direct labor, direct expenses, factory overheads are incurred for, लिखिए इधर, quantity produced of finished goods plus क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. ठीक है, ये वाला अपना जो काम है ये हो गया। अभी ऊपर चलते हैं वापस। देख, अभी तुम्हारा थिंग्स हैव स्टार्टेड टू टेक सम शेप। देख, यहां तक तू खर्चे लिख रहा था, ये तेरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद रखना बेसिकली टॉक्स ऑफ तू क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है। सर हम लोग फिनिश गुड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। आगे बोलो, हम लोग WIP भी तो मैन्युफैक्चर करते हैं ना यार। आधा यूनिट बनाया मतलब आधा यूनिट मैन्युफैक्चर ही किया ना। तो ये सारे के सारे खर्च यार इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड फॉर मेकिंग WIP. ठीक है, लेकिन अभी जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है वो ऊपर छूट गया और अभी स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर खुद ब खुद जरा वो सोचो ना, अभी 2 मिनट पहले भी बोला, व्हाट डू यू ट्रेड? ट्रेड मतलब व्हाट डू यू सेल? वी सेल आवर फिनिश गुड्स।
तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद जो ऊपर से यहां पर टर्म आया फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एंड दिस इज योर सेल्स. ऑब्वियसली योर बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर इज ग्रॉस प्रॉफिट. अभी खुद ब खुद जरा सोचो, ऑल्दो यहां पे दिखाई नहीं देता लेकिन शायद तुम लोग को समझ में आ जाएगा. इतना गुड्स प्रोड्यूस किया, इतना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया, ये उसका कॉस्ट है. ठीक है, ये उसका कॉस्ट है. ठीक है, अगर सेम एग्जांपल दूं जो मैंने तुम लोग को शायद कल दिया था, ओके, फॉर कॉस्ट शीट, मैंने 50 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किया, ये उसका कॉस्ट है. ठीक है, उसके बाद यहां पर सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 10 यूनिट का और था, सो देयरफॉर 50 + 2 50 + 10 हो जाता है 60. सपोज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 8 यूनिट्स का है. ठीक है, तो अगर मैं इसको और इसको सेट ऑफ कर दूं, ठीक है, सेट ऑफ मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फैक्ट्री कॉस्ट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ऑब्वियसली मेरे को जो कॉस्ट मिलेगा, सब लोग जरा बोलो कितने यूनिट्स का कॉस्ट मिलेगा? मेरे को जो कॉस्ट मिलेगा, कितने यूनिट्स का कॉस्ट मिलेगा सर? 52 यूनिट्स का. दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, तुम लोगों ने 52 यूनिट्स ही बेचा ना यार. ओके, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऑब्वियसली दिस इज प्रॉफिट दैट यू गेट बिकॉज यू सेल. ओके, अब जरा सोचो, दिस विल स्टार्ट टू मेक सेंस. यहां पे आ गया सेल्स. तुमको सेल्स क्यों मिलता है सर? क्योंकि हम लोग गुड्स बेचता है. इसको और इसको अगर सेट ऑफ कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट यू हैव सोल्ड. तो सेल्स माइनस उन्हीं गुड्स का कॉस्ट विल बी गिविंग यू प्रॉफिट. तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है तुमको क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ गुड्स सोल्ड. इतना चीज मैं तुम लोग को क्यों बोला? क्योंकि मेरे को नेक्स्ट चीज तुम लोगों से चाहिए था. दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट. उसके अगेंस्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और एसएनडी डाल देते हैं. So both of them are written off against this only. This मतलब gross profit, and gross profit is result of quantity sold. So even administration and selling and distribution and marketing overheads will get dependent upon quantity sold. आप लोग अपने next page पे जाइए और यहां पर administration overheads, और याद रखना यहां पर जो administration overheads है ना बेटा, वो सारा का सारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ही है. क्योंकि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो किसका पार्ट हो जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का. यू ऑल आर अवेयर नाउ. सो दिस विल गेट डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस ऑल्सो क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बीन रिटन ऑफ अगेंस्ट योर ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड. ठीक है, अपना पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया. पॉइंट नंबर 1 का एक छोटा सा पार्ट वो बाकी है, वो मैं अभी यहां पर खत्म कर रहा हूं. बराबर से सुनना. अभी यही वाली कॉस्ट शीट, ओके, यही वाली कॉस्ट शीट पूरी की पूरी. ठीक है, थोड़ा सा चीजें मैं रब कर रहा हूं अभी. इन दिस केस बराबर से सुनना. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट. नहीं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. अभी मार्केट प्राइस तो मार्केट से मिल जाएगा. ठीक है, कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख ले, और डेबिट साइड पे तेरे जो भी कॉस्ट है, डेबिट साइड पे तेरे पास जो भी कॉस्ट है बेटा, वो तो फैक्ट्री कॉस्ट ही है. और फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कौन कौन से तेरे खर्चे आए? तो फैक्ट्री कॉस्ट इधर था. इसके अंदर कौन से खर्चे आए रहेंगे? जो भी डेबिट साइड पे. जो भी डेबिट साइड पे मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके, सो देयरफॉर इन शॉर्ट तुम्हारा फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ओके, मार्केट प्राइस तो चलो ठीक है, लेकिन कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आएंगे बेटा? डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा. ठीक है, नाउ दिस इज एंड ऑफ वट एवर आई हैड टू ट्राई टू टेल यू ऑल. मेरा जो भी कंक्लूजन्स था वो खत्म हो चुका है. लेकिन 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 इतना याद रखना, यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब वो नहीं होता है जो कॉस्ट शीट के अंदर होता है. वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूड्स दैट, और यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स दैट यू ऑल आर अवेयर. ठीक है, चलिए, तुम्हारा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो हो गया. मेरे को तुम लोग को जो भी वहां से तो वो सिखाना था वो तुम लोग को सिखा दिया मैंने. ठीक है, अभी मेरा क्या एम है? एक फाइनल एम है मेरा, फाइनल. उससे पहले एक छोटा सा तो वो रिकैप देता हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स का. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट शीट अभी तुम लोग को याद हो चुका है लास्ट लेक्चर के बाद. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड मेकिंग WIP. ठीक है, उसके बाद
एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस गिव्स यू नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर सिंपली फैक्ट्री कॉस्ट, वो चीज यहां पे आ जाता है। ऑब्वियसली दिस ओनली रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि WIP तो ऊपर अटक गया, ठीक है। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको आपस में सेट ऑफ कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो यहां पर किधर दिखाई नहीं देता लेकिन ऑब्वियस है वो चीज, ओके। उसके बाद सेल्स आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसके बाद तुम्हारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल इनकम्स, नेट प्रॉफिट, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज रिजल्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो इनका अगर अपने को कभी पर यूनिट बोला होएगा, अगर कभी अपने को इनका पर यूनिट बोला होएगा, ऑल्दो फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तुम लोग कभी भी पर यूनिट वो नहीं निकालते हो, लेकिन अगर इन दोनों का पर यूनिट निकालना होगा यू विल ऑलवेज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अगर इन चारों का पर यूनिट निकालना होगा यू विल ऑलवेज डिवाइड बाय, अभी तो बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट 3 तरीके के स्टॉक आए। सर रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। उसके बाद WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख ले, डेबिट साइड पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके। फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ओके। मार्केट प्राइस मार्केट से पता चल जाएगा और कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लेना। तो डेबिट साइड मतलब तुम्हारे पास यहां पे अभी तक तुम लोगों ने यहां तक कौन से कॉस्ट इसके ऊपर लिखे हुए हैं, डेबिट साइड पे देख लो, 4 ही तो कॉस्ट लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके। चलिए, ये चीजें ना अभी आप लोग को भूलने नहीं वाला है फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस ना, ये वाली जो सारी की सारी चीजें हैं, honestly this will clarify every doubt that you all will have regarding any type of stock valuation, ठीक है। तो अभी मेरे को चाहिए कि तुम लोग अपना दिमाग यूज करो। तो अभी क्या करना, सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनना। तुम लोग ना ये सारे के सारे अकाउंट फॉर्मेट को T फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करो सॉरी, ये सारे के सारे अकाउंट फॉर्मेट को तुम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करो। अभी इस वक्त ये वाला वीडियो पॉज करना, ठीक है, 5 मिनट के लिए, और रफ के अंदर ना अभी एक कॉस्ट शीट अपना बनाना। वो कॉस्ट शीट लेकिन इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाना, ठीक है। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना इन एनी केस आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी डूइंग इट, ओके। मतलब क्या है, जो तुम्हारा कॉस्ट शीट था ना कल, वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट था, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट फॉर्मेट था। मेरे को क्या चाहिए, अभी जो मैंने तुमको अकाउंट्स अभी सिखाया ना, इस अकाउंट के हिसाब से अगर हम लोग इसी चीज को एक स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब कॉस्ट शीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कॉस्ट शीट टाइप शीट के अंदर, तो फिर वो वाला स्टेटमेंट कैसे लगेगा, ठीक है। इस वक्त 5 मिनट के लिए वीडियो जो है पॉज कर लेना एंड देन यू ऑल रीस्टार्ट। चलिए, 5 मिनट तुम्हारे बीत गए। अभी देख लेते हैं कि तुम लोगों ने जो भी किया करेक्ट किया या नहीं किया। इफ यू कुड डू दैट, इफ योर आंसर इज करेक्ट, मतलब यू आर ब्रिलियंट, ओके। सुनो, बेसिक कॉस्ट शीट बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब जरा देखना, बराबर से देखो। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर आया, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो दिस विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट लिख सकते हैं, उसके ना कोई बुरी बात तो नहीं है। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना वो वाला चीज इंक्लूडिंग है, दैट यू ऑल आर अवेयर, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, तुमको समझ में आ जाएगा। अभी तक डीएम, डीएल, डीई और फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल जो है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओके। उसके बाद यहां पर क्या आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सा वाला फिगर था, बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट, जो क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर लिया था, ये वही वाला तो फिगर है, ठीक है। अभी उसके बाद जरा सोचो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया, ठीक है। अभी फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जा रहा हूं, ये वाला जो फिगर है ये ऊपर से आ गया है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो बेटा तेरे को फिर क्या मिल जाएगा, COGS। तो इसलिए जब हम लोगों ने इसी अकाउंट को कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया
तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर जरा देख लो, मैंने क्या कर दिया, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अभी लास्टली मैंने कुछ अलग भी किया, लेकिन उससे पहले जो अलग नहीं किया, जो तुम लोग को स्ट्राइक हो जाता, उसके बाद मैं पहले ना सारे के सारे कॉस्ट इकट्ठे कर रहा हूं, उसके बाद सेल्स वाला फिगर एडजस्ट करके प्रॉफिट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अब जरा सोचो, सीओजीएस के अंदर दो ही तो कॉस्ट बच गया, कौन सा वाला, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, तो अपने को कौन सा सेल्स मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद एड प्रॉफिट, और उसके बाद यहां पर क्या मिल गया बेटा, सेल्स। ठीक है, तुम लोग को ये वाला कॉस्ट शीट खुद ब खुद बना लेना चाहिए था। मैं तुम लोग को यहां पर एक ऑप्शन दे सकता था, जो अगर आप लोग चाहो आप लोग कर सकते थे। सीओजीएस के अंदर, सीओजीएस इज योर नेट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, दिस इज नेट ऑफ दोस पर्टिकुलर फिगर्स। ओके, अगर आप सीओजीएस के अंदर डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, तो तुम लोग को वैसे भी यहां पर क्या मिल जाएगा, सेल्स। या फिर आप लोग ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, या फिर इसके बदले में ये वाला 3 लाइन फॉलो कर सकते हो, मींस वन एंड द सेम थिंग। ओके, दोनों के अंदर एज सच यहां पर कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंट्स बट इन अ कॉस्ट शीट मैनर। ओके, ऑब्वियसली तुम लोग को समझ में आएगा कि यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना वो वाला एक्सपेंस हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया, इसलिए यहां पर कोई वैसा अलग से हेड ही नहीं आया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी, ये पहले भी अगर कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स भी फॉलो करें तो भी ऐसे ही रहते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स भी फॉलो करें तो भी ऐसे ही रहते हैं। बस फैक्ट्री ओवरहेड्स का कॉस्टिंग के अंदर जाकर 2 पार्ट हो जाता है। One is those factory overheads that excludes those administration overheads which are incurred for administration of the factory, and the other thing are those expenses जो ऊपर से निकाल ली हम लोगों ने। तो एक चीज कॉस्ट शीट के अंदर यहां पर आ गया था और एक चीज जो है वो यहां पर आ गया था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ वट एवर वी हैड टू बी डूइंग, दिस इज योर फाइनेंशियल अकाउंट स्टफ। ओके, तो हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर अभी तक बेसिकली क्या किया कि हाउ इज योर कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स। ओके, हाउ आर योर कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल। बेसिकली दे आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। फॉलोइंग थिंग्स मतलब मैं अब बोल रहा हूं, कॉस्टिंग के अंदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स नहीं आता, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर तो आ जाते हैं। सर, रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, it is valued at purchase cost. WIP stock is valued at cost under both the heads. Cost का मतलब DM plus DL plus DE plus factory overheads, लेकिन दोनों केस के ना factory overheads का मतलब बदल जाता है। Finished goods stock is valued at cost under cost accounts. It is valued at cost or market price, whichever is lower under financial accounts. Cost का मतलब वहां पर क्या हो जाता है, DM plus DL plus DE plus factory overheads, लेकिन वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के ना वो वाला चीज एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन वो भी हम लोग उसके बाद अलग से ऐड कर देते हैं, तो वहां पे 5 चीजें आ जाती हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर इट इंक्लूड्स योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स दैट। ओके, मैंने ये वाला चीज मेरे ख्याल से इतनी बार वो बोल दिया, अभी तुम लोग को ये वाला चीज समझ में आ जाना चाहिए था। ओके, दिस इज योर analysis which is to the greatest that you can be getting if you ever have to be knowing sir how to value stock, every expense is dependent upon what quantities। ठीक है, मेरा काम यहां पर हो चुका है। मेरा काम जब यहां पे हुआ, एक तुम लोग को आखिरी चीज मैं बोल रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर we shall be starting with the sums on costing। ठीक है, जब आप sums on कॉस्ट शीट स्टार्ट करोगे ना, तो बस सम स्टार्ट करने से पहले, ओके, सम स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, अपने पास 4 क्वांटिटीज रख लेना और फिर अपने प्रॉब्लम स्टार्ट करना। ये 4 क्वांटिटीज जो हैं, ये कौन सा है, आई वॉन्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी। ठीक है, आई वॉन्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इस साल के ना प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आई वांट क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, मेरे को ये वाली फिगर भी चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। एंड लास्टली आई वांट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स,
अगेन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मेरे को ये 4 क्वांटिटीज चाहिए जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। अगर 4 के अंदर से एक नहीं है तो आप अपने मन के अंदर एक ऐसा चीज सोच सकते हो, आप अपने मन के अंदर एक ऐसा चीज सोच सकते हो, एक ना ट्रेडिंग अकाउंट अपने दिमाग में बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट अपने दिमाग के अंदर ही बनाना, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का क्वांटिटी लिख देना, उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स लिख देना। तो अब जरा सोचो, अगर मैं वही वाले नंबर्स आप लोगों को बोलूं जो मैंने आज तक बोला, मैंने इस साल 50 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाया, ठीक है। 10 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स मेरे पास शुरू में था। जब ये वाला साल खत्म हुआ बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला फिगर सपोज 8 था, तो ऑब्वियसली बाकी 52 के साथ क्या हुआ रहेगा सर, दे वुड हैव बीन सोल्ड, सो देयरफॉर दिस इज बाय क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। आप लोग ऐसा एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है अपने दिमाग के अंदर तैयार कर लेना, तो तुम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास ये है और ये है, दैट टाइम 8 कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर। अगर तुम्हारे पास यहां पे 8 है, 52 है, 10 है, देन 50 कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो बेसिकली मेरे को 4 चीजों की जरूरत है। कौन सी 4 चीजों की? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 4 में से अपने पास कोई भी 3 होएगा, चौथा कैन बी योर बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो, ठीक है। नाउ हम लोग कॉस्ट शीट के सम्स के लिए वी ऑल आर रेडी नाउ, ठीक है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक बार खत्म हो जाएगा ना, तुम लोग को एक चीज वो 100% लगेगा, सर इससे इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है सर। दिस इज इजी and this is a manageable subject whereby we can score around 90 plus also, ठीक है। Today's lecture will be slightly smaller क्योंकि मेरे को next lecture के अंदर अपना cost sheet का first sum करना है। So what I want you all to do for homework if you all can, एक रफ पेज के अंदर cost sheet बनाना based upon costing principles, okay। उसके बाद एक और बार कॉस्ट शीट बनाना बेस्ड अपॉन फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिंसिपल्स, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को अगर कॉस्ट शीट के अंदर कन्वर्ट किया तो क्या। दोनों कॉस्ट शीट्स के नीचे तुम लोग को इतने कंक्लूजन लिखने हैं, सर रॉ मटेरियल स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट, WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट, उसके बाद फिनिश गुड स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट व्हाट, ठीक है, अंडर बोथ द सिस्टम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस एक और चीज, एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट क्वांटिटी। तुमको ये सब करना है आज के होमवर्क के लिए। तुम्हारा दिस एंटायर चैप्टर विल बिकम सुपर इजी इफ यू ऑल हैव डन दिस, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू द टिप ऑफ द डे। हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देयर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड। 15 चैप्टर्स, आई हैव गॉट 15 टिप्स फॉर यू ऑल, और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे। टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क्स एंड योर टाइम दैट यू डिवोट टू योर स्टडीज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे। It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो. It goes a very long way in life in trying to improve yourself. 8 hours, cut yourself out from many things. अगर आप 8 hours का target रखे हुए हो तो 8 आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो। तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है, कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड। इट इज 8 आवर्स दैट यू आर गोइंग टू बी गिविंग टू योर स्टडीज पर डे। इफ यू आर गोइंग टू बी गिविंग फॉर 8 आवर्स, मोर द बेटर, लेकिन मोर के चक्कर के अंदर अपना क्वालिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन खराब नहीं करो। स्टडी इन अ वाइजर वे। जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ऑनेस्टली फॉर मी 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. It's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts. You are not keeping your phone with you and trying to have the distractions.
तो 8 hours to 10 hours कंटिन्यूसली या फिर इन ब्रेक्स, वट एवर योर माइंड अलाउज, लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ. दिस इज माय फर्स्ट टिप ऑफ द डे. दिस टिप यूजुअली इज देयर फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए. दिस इज द आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स. थैंक यू गाइस. आई विल सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर 2. बाय. You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final, by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com. For any help, call 808-032-4444.